Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid. Today I will be teaching you the next lecture of 1.5 Anthropology paper first unit 1.5. इसका लास्ट टॉपिक जो सिलेबस में दिया है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल चेंज ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। ठीक है, स्केलेटल का मतलब होता है बोन्स के बारे में, हड्डियों का ढांचा जिसको बोलते हो। उसमें क्या चेंजेस हैं इरेक्ट पोस्चर की वजह से एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, और उसका इम्प्लीकेशन क्या हमें देखने को मिलता है, वो स्केलेटल चेंज की वजह से इम्प्लीकेशंस हमें क्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम है, बस हमें इसको पढ़ना है एज इट इज, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले एमोंग ऑल प्राइमेट्स, जो भी हम प्राइमेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इरेक्ट पोस्चर एंड हैबिचुअल बाइपेडलिज्म आर यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमंस। जो जितने भी प्राइमेट्स हैं उनमें से सिर्फ ह्यूमंस में ही इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडलिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सा फीचर, इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडलिज्म, ये सिर्फ फीचर्स ह्यूमंस में ही हैं अमंग प्राइमेट्स। फोसिल एविडेंस सजेस्ट्स दैट ह्यूमंस ऑरिजिनेटेड इन अफ्रीका। फोसिल एविडेंस है, हमें फोसिल फ्यूल मिला है और उससे हमें यह पता चलता है ह्यूमंस का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। several million years ago, कुछ मिलियन ईयर्स एगो, अफ्रीकन्स डेंस फॉरेस्ट्स बिगेन श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्रासलैंड स्प्रेड अक्रॉस द लैंडस्केप। कुछ मिलियन ईयर्स एगो, पहले की बात है, तो अफ्रीका में जो डेंस फॉरेस्ट थे वो खत्म होने लगे, श्रिंक होने लगे। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। एंड ग्रासलैंड स्प्रेड अक्रॉस द लैंडस्केप, तो फिर उसकी जगह ग्रासलैंड्स ने ली है। डेफिनेटली जब फॉरेस्ट श्रिंक हो जाएंगे तो ग्रासलैंड्स बढ़ते जाएंगे, ग्रासलैंड फैलते जाएंगे, स्प्रेड होते जाएंगे लैंडस्केप, अफ्रीकन लैंडस्केप के ऊपर। फिर क्या हुआ? अर्ली ह्यूमंस लाइकली स्टूड इरेक्ट, तो अर्ली ह्यूमन जो थे वो इरेक्ट होते थे, ठीक है, अपराइट होते थे। बोथ टू सी ओवर टॉल ग्रासेस, वो टॉल ग्रासेस के भी ऊपर देखते थे, एंड टू अपीयर लार्जर एंड डोमिनेट व्हेन फेसिंग प्रीडेटर्स एंड कंपिटेटर्स। ठीक है, तो दैट में जो पहले ह्यूमंस रहते थे उस टाइम पे वो इरेक्ट रहते थे, स्ट्रेट उनको रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था? टू सी ओवर टॉल ग्रासेस, फॉर एग्जांपल ये अगर लैंडस्केप है, यहां पर टॉल ग्रासेस है, ये देखो टॉल ग्रासेस है, ये टॉल ग्रासेस है। ठीक है, तो यहां पर टाइगर भी हो सकता है, यहां पर लाइन भी हो सकता है, यहां पर कोई भी एनिमल हो सकता है ना, तो यहां प्रीडेटर्स हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर मैं ह्यूमन भी एक बनाऊंगा। तो अर्ली ह्यूमंस इरेक्ट होते थे, क्या होते थे वो? स्टूड इरेक्ट। ये अर्ली ह्यूमन है, ये खड़ा हो गया, कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, इरेक्ट रहेगा स्ट्रेट, क्योंकि इसको इस ग्रास के ऊपर से देखना पड़ता था, कोई यहां तो से तो नहीं आ रहा है, कोई प्रीडेटर तो नहीं है। ठीक है, तो यही बोला जाता है स्टूड इरेक्ट बोथ टू सी ओवर टॉल ग्रास को ऊपर देखना भी होता था, एंड टू अपीयर लार्ज, और उनको लंबा भी देखना पड़ता था, डोमिनेंट भी देखना पड़ता व्हेन फेसिंग प्रीडेटर्स या कंपिटेटर्स। जो भी उनके प्रीडेटर्स होते या कंपटीशन करना होता था, कंपिटेटर्स भी आते थे, उनसे भी डोमिनेंट देखने के लिए खड़ा होते थे। आ रही बात समझ? उससे क्या हुआ? अब ये इससे क्या हुआ फिर? शोज क्लियर एविडेंस ऑफ अपराइट वॉकिंग। तो यहां पर हमें पूरा क्लियर पता चल रहा है ये अपराइट वॉकिंग कर रहे थे विथ आर्चड फीट, इनके फीट्स आर्चड थे, फॉरवर्ड पॉइंटिंग टोज, जो मैंने अभी बोला था आपको, टोज ऐसे थे जो आगे की तरफ थे, अपोजिबल नहीं थे, एंड हील टू टो जाइट हमें देखने को मिलता था। अरे बात में हील टू टो, हील से टो जाइट हमें देखने को मिलता था, फॉरवर्ड पॉइंटिंग टोज हमें देखने को मिलते थे। ये किसकी वजह से? ये जनरली जब हमने देखा फोसिल एविडेंस से ये पता चला कि अफ्रीका में जो ह्यूमंस थे, ठीक है, उनको क्या देखने को मिलता था? अफ्रीका में जो, क्या नाम था इनका, एक सेकंड, ये यहां तक मुझे रोकना था। ठीक है, अफ्रीका में ये क्या, अफ्रीका में डेंस फॉरेस्ट से पहले श्रिंक हो गए क्लाइमेट चेंज की वजह से, फिर ग्रासलैंड्स आ गए, ग्रासलैंड्स फैल गए पूरे लैंडस्केप में। तो वहां के जो अर्ली ह्यूमंस, जो पहले ह्यूमंस वहां पर रहते थे, वो उन टॉल ग्रासेस से ऊपर उनको देखना पड़ता था। ठीक है, टू सी बोथ ओवर टॉल ग्रास से ऊपर उनको देखना पड़ता था, और उनको लार्ज या डोमिनेंस दिखानी पड़ती थी जब वो प्रीडेटर्स को फेस करते थे या कंपिटेटर्स को फेस करते थे। अब एविडेंस क्या है फिर बाइपेडलिज्म के? बाइपेडलिज्म लोकोमोशन, मतलब दो पैरों में चलना, ये एविडेंस हमें कहां से मिल रही है? ये एविडेंस मिल रही है हमारे पास एक फुटप्रिंट्स हमें देखने को मिलता है, टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स जिनको बोलते हैं लियोटोली फुटप्रिंट्स। अब ये फुटप्रिंट्स हमें कहां से मिल रहे हैं? इन फुटप्रिंट्स का हमने नाम जो रखा है वो रखा हमने नाम लाटोली फुटप्रिंट्स बोल सकते हो। ये फाउंड है लाटोली, तंजानिया में हमें ये फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं, ईस्ट अफ्रीका का पार्ट। एज क्या थी? डेट टू 3.6 मिलियन ईयर्स एगो, बिलीव टू बी
टू बिलोंग टू ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस। तो ये कहा गया है कि ये फुटप्रिंट जो थे ये किनके थे, आपको बोला था ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस, जो मैंने आपको बोला था नाम ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस से ये हमें देखने को मिला। स्पीशीज ऑफ ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस ये किसका स्पीशीज है, लूसी का स्पीशीज है। क्वेश्चन जो ही पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस आपको बोलना है लूसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमें यहां से हमें बाइपेडल लोकोमोशन का एविडेंस हमें इन फुटप्रिंट से पता चलता है, जो कि लाटोली में हमें देखने को मिल रहा है। उनकी एज इतनी है और हमें देखा ये फुटप्रिंट्स ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफेरेंसिस से है या जो लूसी की स्पीशीज है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, ये हमें दिखाता है क्लियर एविडेंस ऑफ अपराइट वॉकिंग। इस फुटप्रिंट से पता चलता है कि ये अप वॉकिंग कर रहे थे, स्ट्रेट रहते थे, अपराइट रहते थे, ठीक है। विथ आर्चड फीट आर्चड थे, फॉरवर्ड पॉइंटिंग टोज थे और हील टू टो जॉइंट उनमें देखने को, गेट उनमें देखने को मिल रहा था। सिग्निफिकेंस क्या है इससे, डायरेक्ट फोसिल प्रूफ दैट our ancestors were walking fully bipedal by 3.6 million years ago। इस फोसिल से ये सिग्निफिकेंस हमें पता चल रही है, इस फोसिल से ये प्रूफ हमें मिलता है कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो वॉक कर रहे थे फुली बाइपेडल, दो पैरों पे ही चल रहे थे। कब से, 3.6 मिलियन ईयर एगो में भी वो बाइपेडल ही चल रहे थे। फिर स्केलेटल एडाप्टेशन सपोर्टिंग इरेक्ट पोस्चर। अब देखो टॉपिक को ही अगर आप देखोगे ये हमें बताता है स्केलेटल चेंज ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर एंड इट्स इंप्लीकेशंस। हमने देखा है एविडेंस ऑफ बाइपेडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर जनरली मैंने जो बताया था। अब यहां पर देखेंगे स्केलेटल एडाप्टेशंस सपोर्टिंग इरेक्ट पोस्चर। अब इरेक्ट पोस्चर को सपोर्ट कौन कर रहा है, स्केलेटल्स में एडाप्टेशंस आ रही थी, जैसे कि एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम, मैंने आपको पहले बोला था एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास। ये देखो बेंड, यहां पर करो, यहां पर करो, यहां पर करो देखने को मिलता है। एस शेप्ड वर्टिब्रल कॉलम हमें सपोर्ट देता है कि हाँ हमारा इरेक्ट पोस्चर था। ह्यूमंस डेवलप्ड 4 कर्व्स, ह्यूमंस के पास 4 कर्व्स है, सर्विकल, थोरैक्स, लंबर एंड सैक्रल, ऑलरेडी मैंने बोला। दीज एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर्स, ये शॉक एब्जॉर्बर्स का रोल प्ले करते हैं एंड हेल्प बैलेंस बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। व्हाइल स्टैंडिंग और वॉकिंग अपराइट, जब हम खड़ा होते हैं या हम चल रहे होते हैं। एप्स की अगर हम बात करेंगे, एप्स हैव स्ट्रेट वर्टिब्रल कॉलम, एप्स में जो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्ट्रेट था, जो कि हमें क्या बताता है, हिंस कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो वो खड़ा नहीं बैठ सकते थे कंफर्टेबली फॉर लॉन्ग, 2 पैरों पे, इसलिए वो 4 पैरों पे चल रहे थे। फोरामेन मैग्नम भी हमें प्रूव करेगा। तो ये हमने वर्टिब्रल कॉलम हमें सपोर्ट करता है कि हाँ हमारा इरेक्टिव पोस्चर है, क्योंकि ये स्केलेटल एडाप्टेशंस हैं। वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्केलेटल का पार्ट माना जाता है। फोरामेन मैग्नम इन ह्यूमंस, द फोरामेन मैग्नम ओपनिंग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पास हेड होता है, यहां पर होल एक होता है और ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो जो होल होता है फोरामेन मैग्नम होता है। ह्यूमंस के अंदर फोरामेन मैग्नम जो ओपनिंग होती है स्पाइनल कॉर्ड की, इज सेंट्रली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल, हेड के सेंटर में हमें देखने को मिलता है, मतलब हेड का बेस ये हो गया, बेस यहां पर हमें देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है, दिस प्लेसेस द स्कल डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ द स्पाइन, इसकी वजह से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है इसके टॉप पे हमें बराबर हमें हेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा स्कल डायरेक्टली इसके ऊपर बैठ जाता है, बैलेंसिंग द हेड इन द अपराइट पोस्चर, जिसकी वजह से हमारा हेड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, अपराइट पोस्चर में देखता है। अपराइट मतलब खड़ा बैठना। इन एप्स इट इज लोकेटेड एट द बैक, लेकिन अगर एप्स में ये हेड है और फोरामेन मैग्नम यहां पर है और स्पाइनल यहां पर जाएगा तो बैक में देखने को मिलेगा। सूटेड फॉर क्वाड्रापेडल, जो हमें पता चलता है 4 पैरों पे चल रहे थे। पेल्विक गडल भी हमें सपोर्ट देता है। देखो जो हमें पास्ट में पढ़ा है ना, प्रीवियस लेक्चर्स में हमें पढ़ा है, देखो वो कैसे लिंक हो रहा है, बिल्कुल वही लिखना है यहां पर, बिल्कुल वही लिखना है। पेल्विक गडल की बात करेंगे, ह्यूमन पेल्विस इज शॉर्ट एंड ब्रॉड, हमारा पेल्विस जो होता है एक शॉर्ट होता है लेकिन ब्रॉड होता है। देखो यहां से यहां तक ये शॉर्ट हो गया, लेकिन यहां पर देखो गैप जो है ये ब्रॉड है, ठीक है। पेल्विस हमारा जो है शॉर्ट एंड ब्रॉड, अनलाइकली द लॉन्ग नैरो पेल्विस ऑफ एप्स, एप्स में जो होता है नैरो और लॉन्ग पेल्विस है। दिस सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे पेल्विस जब शॉर्ट और ब्रॉड है, जब ब्रॉड हमारे पास पेल्विस है, ठीक है, ब्रॉड हमारे पास पेल्विस है, ये ब्रॉड पेल्विस हो गया, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट मिलता है। ड्यूरिंग अपराइट पोस्चर, जब हम चल रहे हैं, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर लेग मसल्स को एक अच्छी अटैचमेंट मिलती है, यूज्ड इन बाइपेडल वॉकिंग, और उन मसल्स हमें सपोर्ट करते हैं 2 पैरों पे चलने के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरेक्टिव पोस्चर, इंप्लीकेशंस जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट हम अब कर रहे हैं। देखो ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये हमने देखा स्केलेटल चेंज ड्यू टू इरेक्टिव पोस्चर, हमने देखा, एग्जाम में ये डालोगे। अब इसकी इंप्लीकेशंस भी आपको देखनी है, तो इंप्लीकेशंस भी लिखना है। जो यहां पर दिया है ये आंसर आप डायरेक्टली एग्जाम में लिखोगे। इरेक्टिव पोस्चर, देखो पेल्विक में चेंज है, ठीक है। पेल्विक चेंज में की वजह से क्या हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास पेल्विक ब्रॉड है तो चाइल्ड बर्थ और सोशल लाइफ, हमारे बच्चे होंगे तो सोशल लाइफ फिर होंगे ना। ए शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विस, अगर पेल्विस शॉर्ट है लेकिन ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन ब्रॉड है,
ठीक है, ए शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विस नैरोड द बर्थ कैनाल। इसकी वजह से क्या होता है, बर्थ कैनाल नैरो हो जाता है। जब बर्थ कैनाल नैरो हो जाएगा, जो बेबी पैदा होगा ना, उसको पुश एक मिलता है, वो आगे की तरफ आ जाता है। जब बेबी बॉर्न होता है ना, ठीक है, हमें तो वाइजाना से तो दिख रहा है, लेकिन पीछे से उसको एक पुश मिलता है। पुश जो मिलता है वो नैरो जो होता है, ठीक है, पेल्विस नैरोड, ठीक है, ए शॉर्ट एंड ब्रॉड पेल्विस नैरोड द बर्थ कैनाल। इसकी वजह से बर्थ कैनाल नैरो हो जाता है। जब नैरो हो जाता है, एक पुश मिलता है बेबी को, ठीक है। टू पास थ्रू दिस, यहां पर लिखा भी है मगर, टू पास थ्रू दिस नैरो बर्थ कैनाल, ठीक है, जब इस नैरो बर्थ कैनाल से बच्चा निकलता है, बर्थ कैनाल सपोज है, बच्चा निकलता है, ह्यूमन इन्फेंट्स आर बॉर्न लेस डेवलप्ड। तो दैट मीन्स, मुझे जरा बोलो, इस बर्थ कैनाल से बड़ा बेबी निकलेगा या छोटा बेबी निकलेगा? आप बोलोगे सर बेबी जो होगा छोटा होगा, क्या वो अच्छे से तैयार हुआ होगा बेबी, जैसे वो 2 साल बाद होता है पैदा होने के बाद, क्या वो थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेस डेवलप्ड होगा? आप बोलोगे सर लेस डेवलप्ड है, क्यों? क्योंकि बर्थ कैनाल छोटा है, अगर वो अंदर ही बड़ा हो जाएगा पेट में, लेकिन बाहर निकलेगा कैसे? तो दैट मीन्स बर्थ कैनाल नैरो होने की वजह से जो बेबी बाहर आता है वो लेस डेवलप्ड होता है, वो पूरा डेवलप नहीं होता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रिकल, ठीक है, कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स। लेकिन अगर बाकी प्राइमेट्स में देखा जाएगा, वहां बेबी जो बाहर निकलता है वो डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू जो ह्यूमंस का बेबी निकलता है बाहर। समझ आई? लिंक करो चीजों को। दिस मीन्स दैट मीन्स जब बेबी बाहर आएगा वो मतलब हमारा पेल्विक नैरो बर्थ कैनाल जो है, बेबी फुली डेवलप्ड अंदर से नहीं है, वो बाहर अब आ रहा है, क्योंकि उसका साइज जितना था अब वो बाहर आने लगा। अब दैट में जब वो फुली डेवलप्ड नहीं है, तो हमें इसको केयर करना पड़ेगा ना काफ़ी साल, हमें इसको दूध पिलाना पड़ता है 2-2.5 साल, हमें इसका जो होता है, हमें ये डायपर चेंज करना पड़ता है, हमें ब्रेस्ट फीडिंग करनी पड़ती है, दैट मीन्स उनको न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब तक बेबी जो है 2-3 सालों में डेवलप होता है। हाँ, अगर हमारा बर्थ कैनाल बड़ा होता, ह्यूमंस का बर्थ कैनाल बड़ा होता, तो बेबी पेट में ही डेवलप होता, तो फिर उसको उतना केयर नहीं करना पड़ता। फिर जब थोड़ा सा 8 साल 9 साल होता है, तब तक हमें केयर ही करना पड़ता है अच्छे तरीके से। वही लिखा है, टू पास थ्रू दिस नैरो बर्थ कैनाल ह्यूमन इन्फेंट्स आर बॉर्न लेस डेवलप्ड। ह्यूमन इन्फेंट्स लेस डेवलप्ड बॉर्न होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स। दिस मीन्स लॉन्गर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स। तो दैट मीन्स ये बच्चा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है आफ्टर बर्थ होने के बाद ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर। तो हमें बहुत टाइम तक बच्चे को केयर करना पड़ता है, और मैटरनल इन्वेस्टमेंट, और मदर को इन्वेस्ट करना पड़ता है बेबी के ऊपर, मतलब मदर को ध्यान रखना पड़ता है बेबी को 3-4 साल, सपोज स्टार्टिंग के। आ रही बात समझ? ये स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की एज बोल रहा हूँ, एक्चुअली हमें काफ़ी अरसे तक उसको केयर करना पड़ता है, 10 साल 12 साल 15 साल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट ही इसकी होगी, इसका बर्थ ही इसी तरीके से हो गया कि हमें इसको लॉन्ग टाइम तक क्या करना पड़ता है, केयर करना पड़ता है। ऐसे भी प्राइमेट्स हैं जो कि बेबी को पैदा करते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं, वो खुद ही अपना सर्वाइव करते हैं। आ रही बात समझ? टाइगर्स में भी जो कब्स आते हैं, उनको बहुत केयर करना पड़ता है, जब तक वो खुद क्या करते हैं, शिकार करते हैं, खुद हंट करते हैं वो टाइगर के बेबी जब बड़े हो जाते हैं, तब तक दैट मींस उसका भी आप बोल सकते हो बर्थ कैनाल आप बोल सकते हो छोटा होगा। आ रही बात समझ? ओवर टाइम के साथ साथ दिस डिपेंडेंसी कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैरिज। देखो फिर मैरिज होती है, क्योंकि बेबी अगर संभालना है ना मदर को, वो अकेले नहीं संभाल सकती है, तो दैट मीन्स मैरिज करनी पड़ती है, फैमिली बनानी पड़ती है, किनशिप्स बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। सिंस कोऑपरेटिव पेरेंटिंग बिकम्स नेसेसरी, तो कोऑपरेटिव पेरेंटिंग नेसेसरी हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स इसलिए मैरिज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर मैरिज तो जरूरी है तभी तो बच्चा पैदा होगा ना? नहीं, मैरिज के बगैर भी बच्चा पैदा हो सकता है ना। 2 लोग जो है आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो बेबी पैदा हो गया, विदाउट मैरिज भी वो कर सकते हैं ना। लेकिन लॉन्ग अरसे तक बेबी को केयर करना वो अकेले मदर नहीं कर सकते, उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? वो लीगली मिलना चाहिए। वो लीगलिटी क्या है? वो मैरिज है। आ रही बात समझ? तो जो ही मैरिज हो जाएगी तो बच्चा पैदा होगा, फैमिली जनरेट होगी। फिर फैमिली में क्या हो जाएगा, आगे किनशिप्स बनेंगे, रिलेशनशिप्स बनेंगे, मदर के साइड रिलेशनशिप है, फादर के साइड से रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। आ रही बात समझ? तो ये किसकी वजह से है? आप देखो किसकी वजह से है, ये है हमारे पास बाइपेडलिज्म की वजह से है। आप देखो यहां पर, देखो ध्यान से देखो कॉन्सिक्वेंसेस, हम इरेक्ट पोस्चर के कॉन्सिक्वेंसेस देखो। इरेक्ट पोस्चर का कॉन्सिक्वेंसेस आप देखो मैरिज है। इरेक्ट पोस्चर का कॉन्सिक्वेंस आप देखो चाइल्ड जो बर्थ कैनाल जो वो छोटा है, बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है उसको केयर करना पड़ता है, मदर को उसको केयर करना पड़ता है, पेरेंटिंग करनी पड़ती है, मैटरनल केयर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो अकेले नहीं कर सकते, तो उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किसका चाहिए? हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, फैमिली सपोर्ट चाहिए। लेकिन उसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तो मैरिज हो जाएगा। तो मैरिज हो जाएगा तो
फैमिली बनेगी, फैमिली बनेगी तो किनशिप्स हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स बन जाएंगे, मदर साइड रिलेशनशिप, फादर साइड रिलेशनशिप, हस्बैंड साइड रिलेशनशिप, वाइफ साइड रिलेशनशिप। तो दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस बन जाएंगे, कोऑपरेटिव पेरेंटिंग हो जाएगी। ये इसका इंप्लीकेशंस अब होंगे। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। ये इंप्लीकेशन समझ में आ गए तो यही तो मतलब था कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरेक्टिव पोस्चर। इसके क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं। हैंड फ्री, बाइपेडलिज्म, देखो बाइपेडलिज्म है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, हम दो पैरों पे तो चल रहे हैं, लेकिन जब हम दो पैरों पे चल रहे हैं तो हमारे दो हाथ फ्री हो गए ना। ये हमारे पास हेड है, ठीक है, ये हमारे पास दो आर्म्स है, तो दैट मीन्स बाइपेडलिज्म हम दो पैरों पे चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास दो हाथ भी हैं, तो दैट में दो फोर आर्म्स भी हैं, तो दो फोर आर्म्स फ्री हो गए ना। अब ये हम चलने के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो ये फ्री हो गए। अब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में, चीज़ों को बनाने में, लिखने में, पढ़ने में, ठीक है, ग्रास्पिंग में, इस तरीके से। देखो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इससे कल्चर बनता है, सिविलाइजेशन डेवलप होती है। जैसे कि अपराइट पोस्चर है, फ्रीड द हैंड्स फ्रॉम लोकोमोशन, दैट मीन्स पहले लोग जो थे उनके पास चार ये होते थे, हैंड्स होते थे, तो चारों के चार हैंड्स पे वो चल रहे थे, पीछे दो आगे दो, वो चल रहे थे, क्योंकि अदरवाइज अगर वो आगे के दो इस्तेमाल नहीं करते तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते। लेकिन बाइपेडलिज्म हो गया तो हम दो पैरों पे आ गए, हमारे दो हाथ फ्री हो गए, तो दैट मीन्स जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे लोकोमोशन के लिए, अब हम लोकोमोशन के लिए हाथों का इस्तेमाल नहीं, आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे हैंड्स फ्री हो गए। उससे क्या हो गया, हैंड्स बिकेम मैनिपुलेटिव ऑर्गन्स। मैनिपुलेटिव का मतलब हम उनको इस्तेमाल करने लगे रादर देन लोकोमोटर इवेंट्स। तो हम चलने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको मैनिपुलेटिव ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दिस अलाउज अर्ली ह्यूमंस, जिसकी वजह से जो अर्ली ह्यूमंस हैं प्रैक्टिस टूल मेकिंग, तो हम चीज़ों को बनाने लगे, कुकिंग खाना बनाने लगे, कैरिंग ऑब्जेक्ट्स चीज़ों को पकड़ने लगे, ठीक है, वियरिंग क्लोथ हम कपड़े पहनने लगे दो हाथों से, बिल्डिंग शेल्टर्स हम शेल्टर्स को बनाने लगे, एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी करने लगे। अब देखो कोई भी एनिमल आप ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, मुझे बोलो वो अपना शेल्टर बनाते हैं, अपने पैरों का, अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो क्या अपना घर बनाते जैसे हम बनाते। आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि उनका पैर जो है ओनली फॉर लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, वो मैनिपुलेटिव नहीं है, वो शेल्टर नहीं बना सकते। क्लियर हो गया। दैट मीन्स दस इरेक्टिव पोस्चर लेड द फिजिकल फाउंडेशन फॉर द राइज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब देखो इरेक्टिव पोस्चर का होना या बाइपेडलिज्म का होना, इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है, राइज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, राइज हो गया, कल्चर बना, सिविलाइजेशन हो गया। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बाइपेडलिज्म की वजह से ये बोल रहा है, या इरेक्टिव पोस्चर की वजह से ये बोल रहा है कि हम बोल पा रहे हैं, हम लैंग्वेज, हमारी एक लैंग्वेज है, हम स्पीच करते हैं। ये कैसे, इरेक्टिव पोस्चर ब्रॉड चेंज इन नेक, जब इरेक्टिव पोस्चर हम स्ट्रेट खड़ा रहते हैं, हमारे नेक में चेंज आ गई, हमारी गर्दन जो है उसमें चेंज है। लैरिंक्स पोजीशन, जो हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है उसको बोलते हैं लैरिंक्स, जो हम आवाज निकाल रहे हैं ना, वो एक बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो चेंज आ गई नेक में, चेंज आ गई लैरिंक्स की पोजीशन में। हाइड बोन स्ट्रक्चर, हमारी एक बोन होती है जिसको बोलते हैं हाइड बोन। जब हम पढ़ेंगे ना कम्युनिकेशन, आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम मैं बताऊंगा आपको, सो आपको माइंड में रहेगा, उसको हम बोलते हैं कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये आपका यूनिट नंबर 4 है, आपको ये पढ़ना पड़ता है वहां पर। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेचर, ऑरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। वहां पर हम ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया, ठीक है, हाइड बोन, इरेक्टिव पोस्चर, ये आगे हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर इतना याद रखो, इरेक्टिव पोस्चर की वजह से नेक में चेंज आती है, लैरिंक्स की पोजीशन, जो वॉइस बॉक्स जो होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। उसके बाद हाइड बोन का स्ट्रक्चर हमें चेंज देखने को मिलता है, एंड वोकल ट्रैक्ट जिससे हम आवाज निकालते हैं, शेप जो होता है एल शेप्ड ह्यूमंस में होता है। दीज चेंजेस, इरेक्टिव पोस्चर की वजह से ये जो चेंज आ रही है, मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, इन चेंज की वजह से ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल हो गया ये चीज, टू डेवलप आर्टिकुलेट स्पीच, हम स्पीच करते हैं, और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस बोलते हैं। अनलाइक एप, जो एप्स में नहीं होता, हु कैन ओनली मेक साउंड एंड कॉल्स, वो ऊ कर सकते हैं, ठीक है, कौन, एप्स साउंड्स निकाल सकते हैं, बट स्पीच, कॉम्प्लेक्स स्पीच, आर्टिकुलेट समझने वाली स्पीच वो नहीं बोल सकते, ठीक है। लैंग्वेज इन टर्न, फिर जब हमने बोलना शुरू किया उससे क्या हो गया, एक्सेलरेटेड सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ बढ़ती गई, कोऑपरेशन बढ़ता गया, और कल्चर हमारा डेवलप हो गया। कंक्लूजन में इसका क्या लिखोगे इस टॉपिक का, टॉपिक क्या है, टॉपिक था आपके पास क्या बोलते हैं, स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्टिव पोस्चर एंड इट्स इंप्लीकेशन। कंक्लूड कैसे करोगे आप एग्जाम में। अब देखो कंक्लूजन में ये बहुत ज्यादा जरूरी लिखना है, क्योंकि ये कंप्लीट मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको दे रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट, सो दैट आप इनको अच्छे से एग्जाम में रिफ्लेक्ट करो। अब यहां पर देखो शिफ्ट, देखो सॉरी, द शिफ्ट टू इरेक्टिव पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म, जो ह्यूमंस का शिफ्ट हो गया, मतलब इरेक्टिव पोस्चर ह्यूमंस का, बाइपेडलिज्म ह्यूमंस के अंदर जो देखने को मिल रहा है, वाज नॉट जस्ट ए फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज नहीं है कि हमें बॉडी में चेंज आ गई है, इट ट्रिगर्ड ए कास्केड ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस। तो यहां पर हमें इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है, इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है ह्यूमंस में। जैसे कि
नैरो पेल्विस, जो हमारे पास पेल्विस है नैरो, प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर, हमारा पेल्विस नैरो हो गया जिसकी वजह से बर्थ कैनाल जो हो गया नैरो हो गया, जो बेबी पैदा हो गया वो वेल डेवलप्ड बेबी नहीं था, बेबी जब पैदा हो गया वो वेल डेवलप्ड नहीं था, उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर करना पड़ा। प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर करने के लिए मतलब 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल आपको फिर तैयार करना पड़ता है उसको, प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर जो अकेला इंसान नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स आपको किसी और के सहारे की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड चाइल्ड केयर लंबे अरसे तक आपको बच्चे को केयर करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, हमें मैरिज करनी पड़ेगी तो सोशल इंस्टीट्यूशंस बन गए, या हमें फैमिली चाहिए तो सोशल मैरिज एज ए फैमिली, सॉरी मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एज आ गया। हैंड्स हमारे फ्री हो गए लोकोमोशन के लिए, हम हमारे हैंड्स फ्रीड फ्रॉम लोकोमोशन, जो पहले लोग अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे थे चलने में भी, लेकिन वो हम बाईपेडल अब चल रहे हैं तो हमारे हाथ फ्री हो गए, तो हम उन हाथों का इस्तेमाल टूल यूज और कल्चर के लिए इस्तेमाल कर, हम टूल्स बना सकते इस्तेमाल कर सकते, और कल्चर हमारा बन गया। फिर चेंजेस इन वोकल एनाटॉमी, हमारा वोकल एनाटॉमी, जैसे कि मैंने आपको वोकल ट्रैक्ट की मैंने अभी बात की है, हाइड बोन की मैंने बात की, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इमर्ज हो गया। दस इरेक्ट पोस्चर पेव्ड द वे फॉर ह्यूमंस टू बिकम कल्चरल बींग्स, तो इरेक्ट पोस्चर ने एक रास्ता बनाया है ह्यूमंस के लिए कि वो एक कल्चरल बींग बन गए। ह्यूमन बींग तो है लेकिन कल्चरल बींग, कल्चर भी हमारा है, डिस्टिंग्विशिंग अस फ्रॉम ऑल एप्स, तो इसलिए हम बाकी एप्स से डिस्टिंग्विश हो गए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 1.5, 1.4। 1.4 में एक टॉपिक है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन, वो मैं आपको कंप्लीट करूंगा। इसी लेक्चर के साथ मैं आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा 1.4 का बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। आपका 1.4 फिनिश, 1.5 फिनिश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है लिखने की कोशिश करो, इनको शॉर्ट नोट्स बनाओ, रेडीमेड नोट्स तैयार रखो, एग्जाम में आएगा सीधे छाप लो। फिर जब मेंस का एग्जाम नजदीक होगा, आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे, प्री के बाद आपको 4 महीने मिलते हैं डेफिनेटली, उनमें आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स्ट्रा नोट्स में दे दूंगा, उनको सिर्फ गो थ्रू करना है, कंटेंट नहीं निकालना है, कोई पॉइंट ऐड करना है, या मेजरली डायग्राम्स आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट सामने रखोगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखोगे सामने, और कंटेंट आपका ये हो गया, डायग्राम्स आप डालोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।